मीन्स जबकि कोई अगर कोई काम किया जाता है, अगर वो इन जनरल एक्सेप्शंस में मेंशन कंडीशंस के अंदर न किया जाता तो वो अपराध होता। लेकिन चूंकि जनरल कंडीशन या जनरल एक्सेप्शंस की कंडीशन के अंदर वो अगर वो अपराध किया गया है तो वो अपराध न रहकर क्या हो जाता है, वो क्षम्य हो जाता है, वो आपको एक्सक्यूजेबल हो जाता है। तो उसी कड़ी का सबसे पहला जो सेक्शन आता है, या और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ पर पूछे जाता है क्वेश्चन कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ को समझाइए। तो ठीक है, उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो जगह मेंशन है, सेक्शन 76 एंड 79, और बीच के जो सेक्शन है 77 और 78 ये दूसरे टाइप के हैं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नहीं आते। ये आते हैं एक्ट ऑफ जजेस 77 और एक्ट डन इन परजुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जजेस या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसके अनुसरण में जो काम किए जाते हैं। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ को समझने से पहले हमें सबसे पहले मिस्टेक शब्द को ही समझना जरूरी होता है कि मिस्टेक कानून में या सामान्य भाषा में भूल किसे कहते हैं। तो भूल एक सिर्फ फॉरगेटफुलनेस नहीं है कि आप भूल गए, ये एक, जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये सबसे पहले लिखेंगे कि मिस्टेक इज अ स्लिप, एक चूक हो जाती है जो, और ऐसी चूक जिसके लिए कि आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, मेड नॉट बाय डिजाइन, इसमें आपको आपने अपने दिमाग से नहीं तैयार की हो, आपसे चूक हुई हो लेकिन आपने अपने दिमाग से वो चूक तैयार ना की हो, बट बाय मिस चांस, लेकिन दुर्भाग्य से वो घटित हो गई, आपने सोचा नहीं था, चूक हो गई, जो चीज आपने सोची नहीं उस पर चूक हो गई, और चूक होने से दुर्भाग्यवश वो चीज घटित हो गई। दैट इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इट्स अ स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन बट बाय मिस फॉर्चून या मिस चांस, अचानक अगर हो जाती। दूसरी चीज जो मिस्टेक से समझते हैं वो क्लियर ये आती है कि मिस्टेक में, अगर एक केस था हल्टॉन्स केस कहते हैं उसको, हल्टॉन्स केस, उस केस में ये ऑब्जर्व किया गया था कोर्ट के द्वारा कि मिस्टेक की जहां तक बात आती है, इसका मतलब मिस्टेक जब होती है तो आदमी को नॉलेज होता है, लेकिन आदमी ने कोई काम किया, इस बात को उसे नॉलेज हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वो गलत क्या करता है, निष्कर्ष गलत निकाल लेता है उस काम के, बट इंप्लाइड रॉन्ग कंक्लूजन, मैंने वो सोचता है कि ये होना चाहिए और ये होगा, लेकिन होता नहीं है, वो दुर्घटना दुर्भाग्यवश कुछ और चीज हो जाती है। इट मीन्स मिस्टेक में एडमिटेड नॉलेज जरूर होता है कि भाई एक प्रकार से नॉलेज की वहां पर उपस्थिति होती है, नॉलेज होता है कि आदमी को, लेकिन वो उसका जो निष्कर्ष होता है वो एक प्रकार का गलत वो निर्णय ले लेता है। ठीक हो गया। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में आप लिखेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज मेंशन अंडर सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी। ये चीजें आपको अब स्पष्ट कर देनी चाहिए कि मिस्टेक दो प्रकार की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। या तो आपको तथ्यों की भूल होगी या आपको कानून की भूल होगी, दो ही भूल होती है। या तो तथ्यों की भूल होगी, भाई कोई भी तथ्य आप गलत जज कर पाए, आपको नॉलेज था लेकिन आप गलत जज कर पाए, आपने रॉन्ग कंक्लूजन निकाल लिया और वो चीज बाई मिस चांस हो गई, आपने प्रिपेयर नहीं की थी दिमाग में। अगर आपने दिमाग में प्रिपेयर करके कोई चीज की है तो भूल कहां होगी, वो तो जानबूझकर हो गई। ठीक। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आप लिखेंगे, इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 76 एंड 79 एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही एक प्रकार का अच्छा बचाव है। अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रूव कर पाते हैं कि भाई आपसे ये काम हुआ है लेकिन तथ्यों की भूल के कारण हुआ, आपने गलत कंक्लूजन निकाल लिया और इस वजह से वो चीज हो गई, तो वो आएगा क्या, वो आएगा आपका, वो होगा गुड डिफेंस। और दूसरी जो मिस्टेक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, ये मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ये डिफेंस नहीं है। कभी भी कोई भी व्यक्ति ये कहकर नहीं बच सकता है कि मुझे कानून नहीं मालूम था,
कि ऐसा कानून है, मेरे हाथ से ये काम हो गया, लेकिन मुझे इस कानून के बारे में मालूम नहीं था तो भी आप दोषी हैं। क्यों? क्योंकि हर जिम्मेदार व्यक्ति से ये उम्मीद करता है कानून कि उसको अपने जिस जगह पर वो है उस जगह के उसको सभी कानूनों के बारे में जानकारी होगी या होनी चाहिए, प्रिज्यूम की करती है कानून। मिस्टेक ऑफ लॉ कभी बचाव नहीं बन सकता है। नहीं तो अगर मिस्टेक ऑफ लॉ बचाव बनेगा तो हर आदमी बहाना बना लेगा कि भाई हमें कानून की जानकारी नहीं थी और ये हमारे हाथ से गलती से हो गया। ऐसा नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। ठीक हो गया। अब सीधे सीधे हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो पहली डेफिनेशन है वो 76 पर लिखी है। नेगेटिव डेफिनेशन है, स्टार्टिंग ना से स्टार्ट होती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस। ऐसी कोई भी चीज अपराध नहीं है जो कि विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। हु इज, पहला मैंने डिवाइड करके लिखा है हु इज, जो कि कानूनन बाध्य है, जो कि विधि द्वारा आबद्ध है या विधि द्वारा बाध्य है। या एक तो एक ऐसा आदमी ने करा हो काम कि जो विधि द्वारा आबद्ध था, विधि द्वारा बाउंड डाउन था वास्तव में। और या एक ऐसे आदमी के द्वारा अगर भी किया जाता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि तथ्य की भूल के कारण, फैक्ट की मिस्टेक के कारण, न कि लॉ की मिस्टेक के कारण। लॉ का मिस्टेक तो एक्सक्यूजेबल होता ही नहीं है। वो बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण नहीं बल्कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण सद्भावना पूर्वक यह सोचता है इन गुड फेथ, जहां जहां गुड फेथ आएगा सेक्शन 52 पर हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। गुड फेथ का मतलब दिल से नहीं होता है बल्कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन से होता है। यानी कि आपने उचित सावधानी और ध्यान पूर्वक कोई काम किया, पूरी सावधानी आपने बरती और ध्यान पूर्वक आपने वो काम किया। फिर आपने क्या किया? गुड फेथ में ये सोचा क्या कि मैं इस काम को करने के लिए कानून द्वारा बाध्य हूं। बिलीव हिमसेल्फ, जो अपने आप को विश्वास करता है कि टू बी बाउंड बाय लॉ, कि मैं कानून के द्वारा इस काम को करने के लिए आबद्ध हूं या बाध्य हूं, टू डू इट, इस काम को करने के लिए। तो ये कहा जाता है, ये इस तरह का अगर कोई होगा तो वो उसको क्या मिलेगा? नथिंग इज एन ऑफेंस। इस तरह की कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। जबकि कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो कि कानून द्वारा बाध्य था और गुड फेथ में जो कि कानून द्वारा बाध्य था किसी काम को करने के लिए, या जो कि तथ्यों की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए यह सोचता है, किस वजह से सोचता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण सोचता है, तथ्यों की भूल के कारण सोचता है कि मैं कानून द्वारा इस काम को करने के लिए बाध्यकारी हूं और मुझे ये काम करना पड़ेगा, और वो काम कर डालता है। बाद में पता चल सकता है कि भाई वो तो कानूनन बाध्यकारी नहीं था उसके लिए वो काम, तो भी उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, सोचने के कारण उसको क्या होगा? तथ्यों की भूल, तथ्यों के गलत उसने कंक्लूजन करने के कारण उसने अगर कोई काम किया है तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि हर बार मिलेगा। आपको गुड फेथ के अंदर ही जो शब्द है, गुड फेथ शब्द लिखा है कि उसने सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया हो, तो सद्भावना पूर्वक को ही हम कहते हैं कि सद्भावना पूर्वक एक छोटा शब्द नहीं है। उसके अंदर आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो कुछ किया वो विद प्रॉपर या रीजनेबल या प्रॉपर केयर के साथ आपने किया, उचित सावधानी बरतते हुए किया, जितनी सावधानी उसमें बरतनी चाहिए थी। जो कुछ भी उसमें रीजनिंग या जो कुछ भी इधर उधर से पता करना था, मैंने सब कुछ किया और ध्यानपूर्वक किया, और उसके बाद भी मैं गलत निर्णय निकाल बैठा और मैंने ये काम कर डाला। तो ये आपको जब प्रूव कर पाएंगे तभी आपको डिफेंस मिलेगा। इसमें जो कोडेड एग्जाम्पल आते हैं वो देखिए, दो बातें हैं कि जो कानून द्वारा बाध्य है या जिसको तथ्यों की भूल के कारण जो यह सोच रहा है कि मैं कानून द्वारा बाध्य हूं। ये दोनों टाइप के भी एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल यह है कि कोई भी एक सोल्जर, अगर कोई भी सिपाही ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब, कोई सोल्जर अगर विधि के जो कमांड होती है, यानी कि समादेश होते हैं, उनकी फलस्वरूप अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक ए पर गोली चला देता है। एक सैनिक ए जो है
सैनिक है, उसका नाम ए है, वो भीड़ पर गोली चला देता है। उसको आदेश किसने दिया? उसको आदेश उसके वरिष्ठ अधिकारी ने दिया, और उस वरिष्ठ अधिकारी के समादेशों के अनुपालन में वो भीड़ पर गोली चला देता है। तो देखिए, हो सकता है कि वो भाई जब उसका समादेश, देखिए जब उसका ऑफिसर है, उससे सुपीरियर ऑफिसर है, तो सुपीरियर ऑफिसर ने जब उसको कमांड दिया तो उसने गोली चलाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर ऑफिसर कभी भी कुछ भी आदेश दे दे और आप उसको आदेश को फॉलो करने के लिए बाध्यकारी है। देखिए, मैंने अंदर लिखी एक चीज है कि द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूटी ऑफ ब्लाइंड ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ ए सुपीरियर। कभी भी कानून इस बात को मान्यता नहीं देता है कि आप अंधेपन में अनुपालन कीजिए अपने ऑफिसर का आदेश का, अंधे होकर पालन कीजिए। बस उसने बोला कि गोली चला दो और आपने गोली चला दी, ऐसा नहीं है। अनलेस ही बिलीव, जब तक कि आप ये विश्वास न करें सद्भावना पूर्वक कि भाई ये सही कर रहा है, या इसको ये पावर है या नहीं है, या इस समय इस परिस्थिति में ये सही है कि नहीं है, अनलेस ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट ही वाज बाउंड टू ओबे दैट ऑर्डर। जब तक आप गुड फेथ में या विश्वास न करते हो कि आप इस आदेश को पालन करने के लिए बाध्यकारी हैं, तब तक आप बाध्यकारी नहीं समझे जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, किसी भी प्रकार के आदेश को, किसी भी प्रकार का सुपीरियर का हर आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है आप। आदेश कौन से होने चाहिए? ये आदेश लीगल आदेश होने चाहिए जिनको वो उसको देना चाहिए, दे सकता है ऑफिसर सुपीरियर आपका, और आपने वो लीगल आदेश दे रहा है तो आप उन लीगल आदेश को तो फॉलो करने के लिए बाउंड डाउन है आप, तब तो आप कानूनन बाध्यकारी हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसा नहीं है कि हर बार उसने कहा और वो चाहे गलत कह रहा है सुपीरियर ऑफिसर और आप उसको मानने के लिए बाध्यकारी हैं, ऐसा नहीं है। तो यहां पर गुड फेथ इसीलिए कहते हैं कि सद्भावना पूर्वक आपने ये विश्वास किया हो, पूरी आपने दिमाग लगाया हो, रीजनेबल आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया हो, और उसके बाद भी आपको लगा कि आप बाध्यकारी हैं इसका आदेश मानने के लिए और आपने वो काम कर दिया, तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है कि भाई आपने तथ्य से भूल के कारण अपने आप को बाध्यकारी समझ लिया हो, जबकि आप थे नहीं। बाद में पता लगा कि आप तो थे ही नहीं बाध्यकारी, लेकिन आपने तथ्यों की भूल, जितना आपका दिमाग था या जितने आपने उचित सावधानी बरती, उसके हिसाब से भी आपने उसको जज नहीं कर पाए कि आप बाध्यकारी थे या नहीं थे। तो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण आपको डिफेंस मिलता है। दूसरी इसमें स्थिति ये है, इसमें तो चलिए इस सोल्जर वाले में तो ये मान लेते हैं कि जो कि बाध्यकारी होता ही है सुपीरियर ऑफिसर अपने इंफीरियर ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर का आदेश मानने के लिए। दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें कोडेड एग्जाम्पल आता है कि कोई कोर्ट का ऑफिसर, यानी कि जैसे सपोज कोई भी कोर्ट की तरफ से आया हो कि भाई इसको उसको वारंट मिला हो कि भाई किसी को अरेस्ट करना है, और वो बी नाम के आदमी को अरेस्ट करने के लिए उसको आदेश मिला हुआ है, वारंट मिला हुआ, तो वो अपनी तरफ से रीजनेबल प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेता है, और उसके बाद क्या करता है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेता है, और उसके बाद वो ये सोचता है कि ये आदमी जिसको मैं अरेस्ट कर रहा हूं वो बी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो बी है ही नहीं, वो तो सी था। तो उसने तथ्यों के भूल के कारण गलत आदमी को अरेस्ट कर दिया। तो यहां पर उसको बचाव मिलेगा, उस अधिकारी को, या उस पुलिस वाला होगा तो पुलिस वाले को, कि भैया उसने अपनी तरफ से तो पूरी उचित सावधानी बरती थी। हो सकता है कि कहीं चूक हो गई होगी गलती से, या किसी ने गलत बोल दिया होगा, उस पर उसने विश्वास कर लिया और उसने गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि उस पर तब वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कोई ऐसा केस उस पर चलाए, और वो चलाएगा तो उसको डिफेंस मिलेगा कि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण ऐसा हो गया। तो इस तरह के यहां पर हु इज या हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अपने आप को बाध्यकारी समझता है कि मुझे इसी को अरेस्ट करना है, तथ्यों की भूल के कारण समझ लेता है वैसे। ठीक हो गया। इस पर जब आप 76 को डिफाइन करते हैं तो एक दो केस भी इसमें लिखने पड़ेंगे। ऐसे तो कई केसेस हैं, 79 पर ज्यादा हैं, बल्कि आर वर्सेस टॉल्सन का एक केस है 1889 का। इसमें जो हेल्ड हुआ था वो मेन बात वो थी कि हॉनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक होनी चाहिए। मिस्टेक हो लेकिन हॉनेस्ट और रीजनेबल हो, ईमानदारी से वो आपने पूरी केयर की, रीजनेबल आपने पूरा उचित सावधानी बरती। हॉनेस्ट और रीजनेबल जो मिस्टेक होती हैं वो उसी प्रकार की होती हैं जैसे कि
एट द सेम फुटिंग, जैसे उसी प्रकार की होती है जैसे कि अब्सेंस ऑफ रीजनिंग फैकल्टी। हर आदमी के दिमाग में एक रीजनिंग फैकल्टी होती है जहां से आप विचार विमर्श करते हो। दिमाग के अंदर चीजें होती हैं, माने दिमाग के अंदर ऐसे ऑर्गन है जो कि आप रीजनिंग फैकल्टी उसी को बोलते हैं, जहां से आप रीजनिंग करते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। ये अब्सेंस ऑफ रीजनेबल फुटिंग फैकल्टी जो है ये इसी प्रकार की मानी जाती है जैसे कि इन्फेंट बच्चों पे होती है, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आपने कहा 7 साल से जम करते हैं, उनमें भी रीजनिंग फैकल्टी नहीं होती है। रीजनिंग फैकल्टी नहीं होती ना उनमें, सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है बच्चों में। तो उसी प्रकार की ये भी एक डिफेंस है, जैसे कि बच्चों में एक प्रकार का डिफेंस होता है 7 साल से नीचे का, सेक्शन 82 पर। तो वहां जो इन्फेंसी जो बोलते हैं, बाल्यपन का जो होता है, इन्फेंसी जो मैंने लिखा है इस पर, वो होता है बाल्यपन के ही जैसा होता है ये मिस्टेक का डिफेंस भी। माने अब्सेंस ऑफ रीजनिंग फैकल्टी, जो आपके दिमाग में रीजनिंग फैकल्टी है, सोचने विचारने की जो स्थान है आपके दिमाग का, वो अनुपस्थित है, ये माना जाता है। कब? लेकिन जबकि ऑनेस्ट और रीजनेबल मिस्टेक हुई, आपने पूरी ईमानदारी से काम किया लेकिन फिर भी भूल हो गई, तथ्यों की भूल हो गई, नहीं आप क्लियर कर पाए उस चीज को। रीजनेबल मिस्टेक भी हुई, ये अगर हुआ तो आर वर्सेस टॉल्सन ने कहा है कि ये इस प्रकार का डिफेंस अब्सेंस ऑफ रीजनिंग फैकल्टी, जो आपकी दिमाग की फैकल्टी रीजनिंग फैकल्टी है, जो दिमाग में अंग होता है सोचने समझने का, सेरेबेलम जो भी होता होगा, वो अब्सेंट है उसी प्रकार से जैसे कि बच्चों के दिमाग में नहीं वो डेवलप होता है। वही समझ लो बस, मिस्टेक में भी वैसे ही समझ आ जाता है कानूनन। रही बात मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस, क्या आपको हमेशा मिलेगा या इसके भी अपवाद है जब आपको नहीं मिलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का? सामान्यतः 2 बातों में समझा जाता है कि जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो आपको डिफेंस है, ये जो बचाव है, वो 2 समय पर आपको अवेलेबल नहीं होगा। जबकि निश्चित तौर पर यह है कि आपने उचित इंक्वायरी की ही नहीं। अगर आप करते, आप तो कह रहे हैं कि आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स किया, लेकिन जब मामला सारा खुला, मामला खुलने के बाद कहीं पर जब कोई केस चल रहा होगा तो ये स्पष्ट हो गया कि आपने रिस्पॉन्सिबल इंक्वायरी उसमें की ही नहीं। अगर आप करते, इट वुड हैव इलिसिट द ट्रू फैक्ट्स, ये सत्य सही तथ्यों को खोल देता। और अगर आपने उचित इंक्वायरी बरती होती या की होती, उचित जांच पड़ताल की होती, तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट में न पड़ते और आपके सामने सत्य तथ्य सामने होते, लेकिन आपने नहीं की। तो जब आपने नहीं की तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा ही नहीं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए तो साफ साफ लिखा है कि इन गुड फेथ, और जब गुड फेथ आता है तो उसका मतलब विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन आपने काम किया हो। यानी कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन के लिए काम किया है, रिस्पॉन्सिबल इंक्वायरी है, आपको जो करनी चाहिए थी आपको करना, आपने नहीं की। और दूसरी एक्सेप्शन में जब चर्चा होती है तो इसकी तब चर्चा होती है कि जब कोई काम किसी कानून के द्वारा दंडनीय कर दिया गया है, बस सीधा, उसमें कोई रेफरेंस नहीं है मेंसरिया का, गलत काम करने वाले का उसमें कहीं लिखा ही नहीं है, मेंसरिया की कोई बात ही नहीं, भाई आपने काम किया बस, विदाउट रेफरेंस टू द मेंसरिया, उसमें मेंसरिया का कोई प्लेस नहीं है, बस सीधा उसको पेनलाइज कर दिया स्टैट्यूट ने। किसी कानून ने उस कार्य को यदि सीधे ही दंडनीय बना दिया है तो तब आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी डिफेंस नहीं ले पाएंगे। यानी कि जहां की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जैसी बातें आती हैं जो हमने पीछे डिस्क्राइब की हुई है। ऐसा ही एक केस था आर वर्सेस प्रिंस का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट उन मामलों में कोई डिफेंस नहीं होगा जहां की वो फैक्ट जिसकी आप मिस्टेक होने की बात कर रहे हैं कि भाई मैंने गलत मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण मेरे से ये काम हो गया है, वो जहां पर कि वो फैक्ट जिसके बारे में आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं वो स्वयं में ही एक इलीगल फैक्ट हो। जिस तथ्य की आप भूल की बात कर रहे हैं वो तथ्य ही स्वयं में एक अवैध तथ्य हो, तो तब मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति इलीगल एक्ट को नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये तो है कि वन कैन नॉट डू एन इलीगल एक्ट। कोई भी आदमी इलीगल एक्ट को नहीं कर सकता है कानूनन, और अगर करेगा तो उसके बाद वो इग्नोरेंस ऑफ उसके उन तथ्यों की भूल का फायदा नहीं लेगा कि भैया ये जो तथ्य मैंने काम किया है वो फैक्ट मैंने
भूल से हो गया, मैंने मुझसे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, तथ्यों की भूल के कारण मैंने ये काम कर दिया है, तब वो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट नहीं लेगा अगर वो इलीगल फैक्ट है। कहने का मतलब है, सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए कि कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति या किडनैप करता है या एबडक्ट करता है किसी लड़की को, और लड़की दिखने की हट्टी कट्टी है अगर, ठीक है, और उसने ये सोचा कि ये लड़की हट्टी कट्टी है, खूब बड़ी है, तो इसका मतलब ये 18 से बड़ी होगी, और उसने उसको बेला फुसलाकर अगर ले गया, धमकाकर बेला फुसलाकर जैसे भी किडनैपिंग या अबडक्शन करके जैसे भी ले गया, तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि साहब बाद में जो अगर पता चले कि लड़की तो 16 साल की थी, यानी कि वो किडनैपिंग, मानो अगर किडनैपिंग में आया गया भाई बिना उसके गार्जियन की कंसेंट वाला केस अगर उसके ऊपर है, बाद में ये पता लग जाता है कि भाई तो 16 से ऊपर थी, तो वहां पर वो व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि भाई इसके डील डॉल से मुझे ये लग रहा था कि ये 18-19 साल की लड़की है और मैंने इसके कहने पर इसको अपने साथ ले लिया, अपने साथ चल ले गया इसको। तो वहां पर देखिए वो फैक्ट स्वयं में ही अपने आप में इलीगल है, इलीगल फैक्ट है ना किसी को लेके जाना ऐसी इस आधार पर कि भाई ये क्यों, क्योंकि वो कानून में दंडनीय, पहले से ही उसको आईपीसी में दंडनीय बना दिया गया कि भैया ये उम्र है बस। अब आप कुछ भी सोचो और कुछ भी समझो, उम्र ये है बस, आप सही सोचो आप गलत सोचो, आपने गलत सोच लिया तो भी आप दंडनीय, और अगर आप सही भी सोचते तो भी आप दंडनीय ही होते। ठीक, अगर आप ये भी सोच रहे होते कि भैया इसकी उम्र नहीं है 18, तो भी आप दंडनीय होते, और अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि इसकी उम्र 18 होनी चाहिए और उस वजह से आप उसको लेके चलते हैं, सोचते हैं कि यार कोई कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा मेरा यह काम, तो भी आप उसके लिए दंडनीय होंगे। तो यानी कहने का मतलब है इलीगल फैक्ट को आप डिफेंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। और या तो साफ साफ आई, ये तो चर्चा हुई कि द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द ड्यूटी ऑफ द ब्लाइंड ओबीडियंस to the commands of a superior unless he believed in good faith that he was bound to obey that order. आंख बंद करके सुपीरियर का आदेश मानना भी आपकी ड्यूटी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा एक रीजनेबल उससे कि भाई आप ये काम करने के लिए बाध्य हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरी रीजनेबल केयर की, रीजनेबली पता लगाने का सोचने का प्रयास किया, उसके बाद भी अगर आपने गलत कंक्लूजन ले लिया तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस तो भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब आता है इसका साथ का एक और सेक्शन, इसके साथ पढ़ा जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, वो सेक्शन होता है सेक्शन 79। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 सेम वही डेफिनेशन है जो आपको पीछे 76 में पढ़ी है, सिर्फ एक जगह अंतर आता है, जहां की यहां जब हम पिछली चर्चा कर रहे थे, जहां 76 में इस बात की चर्चा होती है कि कोई व्यक्ति, ऐसी कोई भी चीज अपराध नहीं है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए या तो कानून द्वारा बाध्य नहीं, अब बाध्य शब्द नहीं, कानून द्वारा क्या हो, न्याय संगत या न्यायानुमत कहते हैं इसको, माने परमिसिबल बाय द लॉ, न्यायानुमत बोलते हैं उसे, या न्याय संगत, कानून द्वारा न्याय संगत है, या जो अपने आप को तथ्यों की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक काम करते हुए अपने आप को यह विश्वास करता है कि मैं इस काम को करने के लिए कानूनन न्याय संगत, न कि न्याय द्वारा बाध्य नहीं, न्याय संगत या न्यायानुमत हूं, परमिसिबल बाय लॉ हूं, मुझे ये काम करने के लिए कानून ने इजाजत दी है, ये शब्द अलग है, और ये काम करने के लिए मैं बाध्यकारी हूं, मुझे ये करना ही पड़ेगा, इसमें अलग है, ये अलग शब्द है। तो यही डिफरेंस है मात्र 77 में और 76 और 79 में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 76 एंड 79 इज दैट इन द फॉर्मर केस a person is assumed to be bound by the law, and in the later case it means in the section 79 he is justified by law to do that act. ठीक है। Under both the section, दोनों sections में there is a bona fide intention to advance the law. देखिए कहने का मतलब है, अगर इसको एग्जाम्पल को समझना है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए एग्जाम्पल लीजिए, अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन बाय अ पुलिस ऑफिसर इज हिज लीगल ड्यूटी, ही इज लीगली बाउंड टू अरेस्ट दैट पर्सन, ये तो होता है।
किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अगर अरेस्ट किया जाना है तो ये उसकी लीगल ड्यूटी है, इसका मतलब वो लीगली बाउंड है। जबकि अरेस्ट ऑफ अ क्रिमिनल, एनी क्रिमिनल, अगर कोई क्रिमिनल आपके इलाके में आता है, आप पुलिस वाले नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने उसको क्या करा, आपको लगता है कि यार आप उसको पकड़ पाओगे, आपका मौका, मतलब आप पे ताकत है या कुछ भी, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उसको पकड़ के कैप्चर कर सकते हो, तो आपने खुद को सोचा यार ये आदमी इस इलाके में गलत काम कर रहा है और मैं कानून द्वारा इतनी पावर तो है ही मेरे पास कि मैं इसको साले को पकड़ लूं, अभी इसको पकड़ लूं और पकड़ के इसको पुलिस के हवाले कर दूं। ऐसा तो होता ही है। तो जो आपका वाइल अरेस्ट ऑफ एनी क्रिमिनल पर्सन बाय एनी ऑर्डिनरी पर्सन, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यक्ति क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद पुलिस के पास ले जाया जाता है, वो एक लीगल वो है। लीगल आपका क्या है, आप इसे कहते हैं यू आर द जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक, आप उसको अरेस्ट करने के लिए कानूनन जस्टिफाइड समझे जाते हैं कि भाई हर क्रिमिनल को, कोई अगर क्राइम कर रहा है तो उसको पकड़ना हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करे। तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ वाले काम है। ठीक है, तो ये तो 76 और 79 की बात क्लियर हो गई है। तो जहां तक अगर 79 के अन्य उसमें देखें तो कई केसेस आते हैं इसमें, उनमें आता है कई, एक केस आता है जैसे केसु साहू का केस है एक। उसमें क्या करता है, जो मुलजिम है, वो क्या करता है, वो मुलजिम किसी बैलगाड़ी वाले को रुकवाता है। मुलजिम एक पुलिस अधिकारी है, वो बैलगाड़ी वाले को रुकवाता है और उसको कहता है कि अपना सामान चेक कराओ, क्योंकि उसके पास जो खबर थी वो ये थी कि इस बैलगाड़ी में चावल स्मगलिंग किया जा रहा है, वॉज बीइंग स्मगल्ड आउट ऑफ द स्टेट। तो इस केस में ये कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भैया इस पे इसको 79 का डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, 79 के लिए तो सीधा है कि भाई वो जस्टिफाइड समझता था अपने आप को काम करने के लिए। पुलिस वाला है तो पुलिस वाले को जस्टिफाइड होता ही है कि भाई मैं तो इतना जस्टिफाइड, तो मेरा काम है कि मैं इस चेकिंग कर सकूं, इसकी न्याय अनुमत है कि भाई मेरे पास सूचना है तो मैं उस काम की, जिस सूचना को मेरे पास है उस सूचना के आधार पर मैंने इसकी चेकिंग की, और बाद में अगर वो गलत साबित होती भी है तो कोई बात नहीं, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ जाएगी और वो भी 79 के अंदर आ जाएगी, जहां की आप अपने आप को उस काम को करने के लिए जस्टिफाइड समझते हैं। और एक अन्य केस है, स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस भी था, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोरागाची का एक केस था। उसमें जो मृतक व्यक्ति वो चोरी छिपे हैड एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ द एक्यूज पर्सन फॉर कमिटिंग थेफ्ट ऑफ मेज बने जो मक्का मुक्का होता है, उस चक्कर में वो चुपके से किसी के खेत में घुस गया रात में। अब रात की बात है तो रात में जो बाद में जिसको एक्यूज बनाया गया, मुलजिम जिसके हाथ से वो काम हुआ, वो क्या करता है, वो रात की अपने खेतों को रखवाली के लिए जाता है अपने मचान में जहां बैठते हैं ये लोग। The accused was watching his maize field at the time. He heard some sound inside his field. तो जब वो उसके खेत में घुसा होता तो रात में उसको आवाज सी महसूस हुई कि यार, उसने कहा कि यार यहाँ कुछ है, इस इलाके में कुछ है, मेरे खेत में कोई चीज घुसी हुई है। अब उसने सोचा कोई जंगली जानवर आ गया फसल को नुकसान करने के लिए, रात का वक्त था। अब he think that an animal had entered into his maize field. He shot an arrow towards this place, जहां से आवाज है, from which the said sound was heard, जहां से वो आवाज आ रही थी, उसने उस तरफ तीर चला दिया। और जब तीर चला उस इलाके जिधर वो हलचल हो रही थी, that arrow hit the deceased on the right side of his belly. उसने उसके दाईं तरफ बेली, जो उसका पेट था, उधर धंस गया हो, और उसका जब धंस गया था ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। वो आदमी भागते हुए घर गया, कौन, जिसके तीर लगा था, भागते हुए घर गया और उसने बता दिया कि भाई मैं फलाने के खेत में था, उसने मेरे पे तीर चला दिया और उसने ये तीर चलाया और उसी वजह से मेरी मौत
हो सकती है। सून देयर आफ्टर द डिसीज डाइड, उसके बाद मर गया वो। इस केस में जब केस चला तो बाद में इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द डेथ वॉज कॉज बाय शूटिंग एरो अंडर ए बोनाफाइड बिलीफ बोनाफाइड था उसमें। जिस आदमी ने तीर चलाया उसका बिलीफ बोनाफाइड प्रूफ हो गया था कि भैया इसने सद्भावना पूर्वक ये सोचते हुए कि कोई आदमी, भाई कोई चीज मेरे जंगली जानवर मेरे खेत में घुस गया है, और अंडर ए बोनाफाइड बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट एम्ड वाज एनिमल, ठीक है। सो ही वाज इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर सेक्शन 79 ऑफ सीआर ऑफ आईपीसी, जहां की वो ऐसे केस में वो बेनिफिट का हकदार होगा, क्योंकि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। भाई जस्टिफाइड तो है ही, हर आदमी अपने खेत के बचाव के लिए जस्टिफाइड है कानून की नजरों में कि वो अपनी खेत की रक्षा करे रात में जंगली जानवरों से। और उसने भी जंगली जानवर ही सोचते हुए समझे, उसने वो गोली चलाई, वो तीर चलाया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई उसने जानवर समझा जबकि वो आदमी था, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल रहा। तो ये कुछ केसेस आपको इसमें मेंशन कर सकते हैं आप। मिस्टेक ऑफ लॉ का जहां तक सवाल आता है तो मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी किसी भी सूरत में मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये कानून नहीं मालूम था, मुझे ये कानून की जानकारी नहीं थी, मैं इस इलाके में नया हूं, ऐसा कुछ नहीं। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल एट एनी टाइम, कभी भी नहीं होगी। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अवेलेबल टू अ फॉरेनर ऑल्सो। ये जो डिफेंस है MOL करके मैंने लिखा है शॉर्ट में, MOL कैपिटल में जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अवेलेबल। एक्सक्यूज ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, एक्सक्यूज ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, एक्सक्यूज लिख दीजिए इसको, एक्सक्यूज ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अवेलेबल टू अ फॉरेनर ऑल्सो। किसी विदेशी को भी ये कहने का अधिकार बाद में प्राप्त नहीं होता है कि भाई मैं तो इस देश में नया हूं और मुझे इस देश के कानून की क्या जानकारी है, मेरे हाथ से ये अगर हो भी गया गलत काम जो कि कानूनन गलत था तो मुझे माफ कर दिया जाए, वो भी उसको भी नहीं अवेलेबल होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ किसी भी सूरत में नहीं होती। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपने देखी कि 76 और 79 में क्षम्य है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी नहीं है। इवन कि किसी एरिया में, अगर किसी स्टेट में या किसी एरिया में कोई लॉ बिल्कुल नया नया है, अभी नया नया पास हुआ है और उसकी जानकारी लोगों को नहीं है, तो भी कानूनन ये नहीं माना जाएगा कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उस कानून के बारे में, वो कभी अगर कोई काम ऐसा कर देते हैं कि जो कि अपराध होता है तो वो अपराध ही माना जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ अ न्यूली पास्ड स्टैट्यूट, नया पास कानून होता है, उसकी भी अज्ञानता एक डिफेंस नहीं है। ऐसी सूरत में भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा किस चीज का, मिस्टेक ऑफ लॉ का। तो ये इस तरह से आपने इसको मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट को डिफाइन करना है। और इसी में अगर हम दो और सेक्शन की बात करते हैं, जो वैसे हम आदि इसमें पहले चर्चा कर चुके हैं, सेक्शन 77 और 78। 77 की जहां तक बात आती है, 77 सीधा सा है कि कोई भी काम जो कि एक जज के द्वारा किया जाता है, वाइल ही इज एक्टिंग जुडिशियली, जबकि वह न्यायिक रूप से काम कर रहा है, अगर कोई कार्य किसी जज के द्वारा किया जाता है, विच ही इन गुड फेथ बिलीव, जो कि वो गुड फेथ में ये विश्वास करता है कि टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, कि उसको ये पावर कानून ने दे रखी है और इसलिए वो उस काम को करता है। यानी कि कहने का मतलब है 10 जज हु सेंटेंसेज अ प्रिजनर टू द डेथ पेनल्टी इवन रॉन्गली, यद्यपि वो गलती भी सोचता है, लेकिन सोचता पूरी गुड फेथ में सोचता है कि भैया मेरे पास ये जुरिस्डिक्शन है, इज नॉट हिमसेल्फ लायबल टू बी हैंग्ड फॉर हैविंग कॉज समबडी इज डेथ। यानी उसने ऐसा नहीं है कि उसके लिखने से किसी को फांसी हो गई है तो ये नहीं कि फांसी उसने उसके कहने से हुई तो उसको भी फांसी पर चटका दो, ऐसा नहीं है। वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, इसलिए उसको एक्सक्यूजिबल होते हैं। वो चाहे तो जान भी ले सकता है किसी की फांसी देकर। जुडिशियल एक्ट, जुडिशियली अगर वो एक्टिंग, ही इज एक्टिंग जुडिशियली, इफ ही इज एक्टिंग जुडिशियली, यानी कि उसको अगर उस काम को करने की वो ये सोचता है कि गुड फेथ में सोचता है पूरी प्रॉपर केयर के साथ कि मेरे पास ये जुरिस्डिक्शन है ये वाली सजा देने का, और वो सजा देता है, तो ये वो जो उसका काम होगा, अगर उससे कोई गलत काम हो भी गया इन केस,
तो वो भी नॉन ऑफेंस में आता है, वो भी एक प्रकार का डिफेंस है। 78 में मैंने जिन जजेस की आदेश को पालन करने के लिए, फिर जजेस ने तो आदेश करना है, उसका पालन तो कोई और अधिकारी करेगा, वो जो अधिकारी होता है जो कि जजेस के आदेश का पालन करता है, वो एक्ट डन इन परसुएंट टू द जजमेंट या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कि उस कोर्ट के आदेश के को क्रियान्वयन करने के लिए काम को करता है। और जो आदमी काम कर रहा है वो गुड फेथ में ये सोच रहा है कि उस कोर्ट को ये पावर है आदेश देने की, बस वो ये सोच रहा है कि मैं वो काम कर रहा हूं, फला कोर्ट ने इसको फांसी की सजा दी है, अब मेरे हिसाब से उसको फांसी की सजा देने का अधिकार है उस कोर्ट को, और उसने उसको क्या करा, फांसी दे दी उसके कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो कहने का मतलब है, देखिए कोई भी अधिकारी, अगर कोर्ट की जहां तक बात आती है, अगर एक प्रकार से सोचा जाए तो मिस्टेक ऑफ लॉ, भाई देखिए कोर्ट, भाई किसी अधिकारी ने कोर्ट के आदेश के फलस्वरूप काम किया, ठीक हो गया। अब कोर्ट को वो पावर है या नहीं है इतना भी कहाँ जानेगा अधिकारी, कहाँ मालूम पड़ सकता है उसको, कितना रीजनेबल, कितना भी सोच रीजनेबल वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन ले तो दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब है मिस्टेक ऑफ लॉ ऐसी सूरत में प्लीड, एक प्रकार का डिफेंस ही है भी, कि भाई मुझे क्या पता कि मुझे उस कानून का क्या पता कि उस कोर्ट को ये कानूनन ये पावर थी सजा देने की नहीं थी। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे उस कानून का ही पता नहीं था जिस कानून के अनुसार उसने सजा दी, तो भी आपको यहाँ डिफेंस मिल रहा है। इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ, अगर हम सोचें तो इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ which can be pleaded as a defense under section 78। भले ही इन जनरल मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं होती है, एक सोचने थोड़े से समझने वाली बात है कि सोचा जा सकता है कि भाई मिस्टेक ऑफ लॉ भी तो हो सकती है कि आपने किसी कोर्ट के आदेश के फलस्वरूप कोई काम कर दिया, लेटर ऑन ये पता चला कि उस कोर्ट को तो वो पावर थी ही नहीं और आपने वो अधिकार, वो गलत काम कर दिया उसके कहने पर। तो आप तो ये कहेंगे ना कि भाई मुझे क्या पता कि उसको ये कानून, मुझे इस कानून की क्या जानकारी या इस चीज की क्या जानकारी कि कानूनन उसको पावर है कि नहीं है। एक प्रकार का मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया ना आपसे, कहने को तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ है क्योंकि यहां पर आप ये कह रहे हैं कि भाई कानूनन उसको पावर थी कि नहीं थी वो काम करने की। चलिए ठीक है, ये एक प्रिजम्पशन है, खाली आप सोच सकते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ कभी कभी 78 में डिफेंस के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती है इन ऐसे मुद्दों पे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम केस भी डिफाइन कर चुके हैं ठीक ठाक से, और 77 और 78 को भी हमने इसमें